3 मिनट बाद ही मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन मेरी मंगेतर खुश होने के बजाय जॉम्बी किंग का खून मेरे शरीर में इंजेक्ट कर देती है। उसकी वजह से मैं बिजली की प्रलयंकारी मार झेलते हुए मर जाता हूँ। मरने से ठीक पहले मैंने अपनी मंगेतर को कहते सुना, अगर तुमने उस समय आखिरी लाइफ सीरम इस्तेमाल न किया होता तो लू चुआन बच सकता था। यह सुनकर मैं कड़वी हंसी हंसा और अपना SSS रैंक समय उलट रिवर्स टाइम कौशल सक्रिय कर दिया। अगले ही पल मैं उस दिन लौट आया जब लू चुआन जिद करके जॉम्बी किंग को ललकारने जा रहा था। मैंने अपनी मंगेतर और लू चुआन को सामने देखा। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। पिछले जन्म की तरह हम तीनों खाने पीने का सामान ढूंढने निकले थे, लेकिन रास्ते में घायल जॉम्बी किंग से सामना हो गया। हमारी मौजूदा ताकत से उसका सामना करना ही मुश्किल था। अगर आसपास मौजूद ज़ॉम्बियों की भीड़ आ जाती तो हम तीनों का बचना नामुमकिन था। लेकिन लू चुआन की आंखें चमक उठी। ये जॉम्बी किंग मैंने पहले देखा है। इसके शरीर का ब्लड कोर मेरा है। कोई भी मुझसे इसे छीनने की कोशिश मत करना। मेरी मंगेतर सू च्यूहान ने तुरंत उसका समर्थन किया और मेरी ओर देखकर बोली, आनिए, लू चुआन की ताकत कम है, गठबंधन में उसकी कोई इज्जत नहीं। अगर वह इस ब्लड कोर की शक्ति सोख लेगा तो बहुत मजबूत हो जाएगा। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पिछले जन्म में मैं आसानी से बच सकता था, लेकिन लू चुआन लालच में आकर घायल जॉम्बी किंग पर हमला करने दौड़ पड़ा। नतीजा यह हुआ कि वह जॉम्बियों की भीड़ में फंस गया। सू च्यूहान, जो पहले ही सुरक्षित निकल चुकी थी, उसे बचाने के लिए वापस दौड़ गई। उसे बचाने के लिए मुझे पीछे रुककर अकेले लड़ना पड़ा। जब मैं किसी तरह गठबंधन के मुख्यालय पहुंचा तब मेरी जान बस निकलने ही वाली थी। गठबंधन के अध्यक्ष ने आखिरी बचा हुआ लाइफ सीरम मुझे दे दिया और मैं बच गया। लेकिन लू चुआन जॉम्बी वायरस से बुरी तरह संक्रमित हो चुका था। आखिरकार उसे संक्रमित होने के कारण मार दिया गया। मैं इन्हीं यादों में खोया था कि अचानक लू चुआन बदहवास होकर मेरी तरफ भागता हुआ आया। उसके पीछे उग्र जॉम्बी किंग और हजारों जॉम्बियों की सेना थी। सू च्यूहान उसका हाथ पकड़कर भाग रही थी। उसने मुझे जोर से धक्का देते हुए चिल्लाकर कहा, क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और जॉम्बी किंग को रोककर हमारा रास्ता साफ करो। मैं ठंडी हंसी हंसा। इस जन्म में भी वह मुझे ढाल बनाना चाहती थी। मैं दोनों से भी तेज दौड़ पड़ा। सू च्यूहान गुस्से में बोली, आन ये, तुम 5वें स्तर के शक्तिशाली योद्धा हो। क्या तुम चाहते हो कि हम तीनों यहीं मर जाएं? मैंने व्यंग्य से जवाब दिया, तुम भी तो 5वें स्तर की हो, फिर तुम खुद उसे क्यों नहीं रोकती? वह कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन पीछे से आती जॉम्बियों की दहाड़ ने उसे फिर भागने पर मजबूर कर दिया। वह मेरी ओर घूरते हुए बोली, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। क्या तुम सच में मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे? क्या तुम मर्द नहीं हो? मैं हंस पड़ा। मैं मर्द हूँ या नहीं ये तुम सबसे अच्छी तरह जानती हो, लेकिन तुम मेरी मंगेतर होकर मेरा हाथ पकड़ने के बजाय किसी दूसरे आदमी का हाथ पकड़े घूम रही हो। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। बकवास मत करो। मैं सिर्फ इसलिए लू चुआन का हाथ पकड़े हूँ ताकि वह पीछे न रह जाए। वह कमजोर है, इसलिए उसकी मदद करना जरूरी है। लू चुआन भी मासूम चेहरा बनाकर बोला, भैया दीदी को मत डांटिए, सारी गलती मेरी है। मैं ही आप लोगों पर बोझ हूँ। इसी बीच जॉम्बी किंग तेज गर्जना करता हुआ हमारी ओर दौड़ा। उसकी भारी चाल से जमीन कांपने लगी। लू चुआन पहले से घायल था। डर और भागने की वजह से उसने खून की उल्टी कर दी। उसे इस हालत में देखकर सू च्यूहान पागल हो गई। जॉम्बी किंग, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसने अपनी बर्फ की शक्ति से एक लंबी तलवार बनाई और जॉम्बी किंग पर हमला कर दिया। लेकिन जॉम्बी किंग ने एक ही पंजे के वार से उसकी बर्फ की तलवार चकनाचूर कर दी। सू च्यूहान कई कदम पीछे जा गिरी। हालांकि वह 5वें स्तर की योद्धा थी, लेकिन उसे हमेशा मेरी सुरक्षा मिली थी। उसके पास असली लड़ाइयों का अनुभव नहीं था। उसने फिर कई बर्फीली तलवारें बनाकर जॉम्बी किंग की आंखों पर निशाना साधा, लेकिन उसकी खाल बेहद कठोर थी। हमलों से केवल हल्के से घाव बने और जॉम्बी किंग और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। वह भारी कदमों से सू च्यूहान की तरफ बढ़ने लगा। आसपास के सारे जॉम्बी भी उसे घेरने लगे। अब सू च्यूहान का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसे समझ आ गया कि वह जॉम्बी किंग का मुकाबला नहीं कर सकती। उसने मदद की उम्मीद से मेरी ओर देखा। लू चुआन भी चिल्लाया, आनिए, क्या तुम सच में अपनी मंगेतर को मरते हुए देखोगे? सच तो यह था कि मैं चाहता था कि दोनों जॉम्बियों के हाथों मारे जाएं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आसपास कोई और देख रहा है या नहीं। गठबंधन अपने साथियों को छोड़कर भागने वालों को कड़ी सजा देता था, इसलिए मैंने अपनी गति का उपयोग करके पीछे अपनी एक परछाई छोड़ दी और अगले ही पल जॉम्बी किंग के पीछे पहुंच गया। मैंने बिजली की गति से उसकी नसों में उन्माद बढ़ाने वाली दवा इंजेक्ट कर दी। दवा का असर होते ही जॉम्बी किंग पहले से भी ज्यादा पागल हो गया। जब उसने अपने विशाल पंजे से मुझे चीरने के लिए हमला किया, तब मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे मैं उसके वार से उड़ गया हूँ। मैं तोप के गोले की तरह हवा में उछलकर सामने वाली जर्जर इमारत से जा टकराया। धड़ाम! पहले से टूटी फूटी वह पूरी इमारत मेरे टकराते ही जोरदार आवाज के साथ हिल उठी। मेरे टकराते ही वह जर्जर इमारत जोरदार धमाके के साथ भर भरा कर गिर पड़ी। धरती कांप उठी और चारों ओर धूल का घना गुब्बार छा गया। मैं मुश्किल से मलबे से बाहर निकला और तुरंत उस इलाके से दूर भाग गया। अब मैं देखना चाहता था कि पूरी तरह उग्र हो चुके जॉम्बी किंग से वे दोनों कैसे बचते हैं। मैं अभी 2 ही गलियां आगे बढ़ा था कि मुझे एक और जॉम्बी किंग दिखाई दिया। यह वाला पहले से भी ज्यादा घायल था। उसकी छाती में 2 बड़े छेद थे और एक टांग भी टूटी हुई थी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि दोनों जॉम्बी किंग अपने इलाके के लिए लड़े होंगे और यह वाला हार गया था। वह जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। उसके आसपास एक भी जॉम्बी नहीं था। एक सामान्य जॉम्बी किंग की ताकत 5वें स्तर
के शक्तिशाली योद्धा के बराबर होती है, लेकिन यह घायल जॉम्बी किंग मेरे सामने टिक नहीं सकता था। मैंने केवल आधे मिनट में उसे खत्म कर दिया। उसके पेट से मैंने मुर्गी के अंडे जितना बड़ा ब्लड कोर निकाला। उसके भीतर शुद्ध ऊर्जा भरी हुई थी। वह बर्फ जैसा ठंडा था और वजन में साधारण अंडे से कहीं अधिक भारी था। मैंने उसे सावधानी से अपने विशेष कंटेनर में रख दिया। ब्लड कोर न केवल किसी भी शक्तिधारी की ताकत कई गुना बढ़ा सकता था, बल्कि गठबंधन में यह सबसे कीमती मुद्रा भी माना जाता था। एक पूरा जॉम्बी किंग ब्लड कोर लगभग 100 उच्च स्तरीय लाइफ सीरम या 8000 पोषण द्रव न्यूट्रिएंट फ्लूइड के बराबर कीमत रखता था। मैंने ब्लड कोर अभी रखा ही था कि दूर से लगातार गोलियों की आवाज और जॉम्बियों की दहाड़ सुनाई दी। उनके बीच सू च्यूहान की गुस्से भरी चीखें और लू चुआन की घबराई हुई आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मैं चुपचाप वहां पहुंचा और कुछ छलांगों में एक जर्जर इमारत की छत पर चढ़ गया। नीचे सड़क पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। जिस जॉम्बी किंग को मैंने उन्माद बढ़ाने वाली दवा दी थी, वह अब पहले से दोगुनी गति से सू च्यूहान और लू चुआन का पीछा कर रहा था। उसके हर पंजे के वार से जमीन और दीवारों पर गहरे निशान बन रहे थे। जो भी जॉम्बी उसके रास्ते में आ रहा था, वह भी उसके हाथों चीर दिया जा रहा था। सू च्यूहान की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। वह किसी तरह जान बचाकर भाग रही थी। लू चुआन की हालत और भी बुरी थी। डर के मारे उसके हाथ से स्नाइपर राइफल भी गिर चुकी थी। वह केवल सू च्यूहान के पीछे भागते हुए चिल्ला रहा था, दीदी जल्दी कुछ सोचिए, ये जॉम्बी किंग इतना ताकतवर कैसे हो गया? क्या भाई चेन ये मर गए? सू च्यूहान भागते भागते पीछे मुड़ी। जब उसने देखा कि जॉम्बी किंग फिर और करीब आ गया है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कमीना चेन ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा। मैं छत के कोने में खड़ा उसकी बातें सुनकर ठंडी मुस्कान हंस पड़ा। पिछले जन्म में अगर मैंने इन दोनों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में न डाली होती, तो आज ये मुझे कोसने के लिए जिंदा भी न होते। अब बस उन्हें भी वही डर महसूस करने दो जो मैंने किया था। कुछ देर बाद वे दोनों मेरी नजरों से ओझल हो गए। अचानक धड़ाम, एक भीषण विस्फोट हुआ। आग का विशाल गुब्बार आसमान तक उठ गया। धुएं और पत्थरों के बीच आसपास की कई इमारतें ढह गईं। मैंने सोचा, क्या ये लोग भागते भागते गठबंधन द्वारा लगाए गए विस्फोटक जाल में फंस गए? मैं तुरंत वहां पहुंचा। लू चुआन जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर 7-8 गहरे काटने के निशान थे। वह जॉम्बी वायरस से संक्रमित हो चुका था। अगर वह शक्तिधारी न होता तो उसी समय जॉम्बी बन जाता। हालांकि अभी वह इंसान था, लेकिन उसकी ताकत वायरस का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर उसे लाइफ सीरम नहीं मिला तो जल्दी ही वह भी जॉम्बी बन जाएगा। सू च्यूहान का बायां हाथ पूरी तरह उखड़ चुका था। वह केवल अपने दाएं हाथ से लू चुआन को कसकर पकड़े हुए थी और छोड़ने को तैयार नहीं थी। दूसरी ओर विस्फोट से जॉम्बी किंग का आधा शरीर उड़ चुका था। फिर भी वह रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। मैंने बिना देर किए अपनी उच्च स्तरीय प्रकाश तलवार निकाली और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसका दूसरा ब्लड कोर भी निकाल लिया। मैं चाहता तो उसी समय सू च्यूहान और लू चुआन को भी खत्म कर सकता था, लेकिन इतनी आसान मौत उनके लिए बहुत बड़ा एहसान होती। जब लू चुआन बेहोश था, मैंने चुपके से उसकी तीसरी मेरिडियन ऊर्जा नाड़ी नष्ट कर दी, जिससे भविष्य में उसकी ताकत बढ़ना लगभग असंभव हो जाए। फिर मैंने दोनों को उठाया और सुरक्षित इलाके में वापस ले आया। दोनों अब भी जिंदा थे, लेकिन दोनों के शरीर में जॉम्बी वायरस फैल चुका था और पूरे गठबंधन में अब केवल एक आखिरी लाइफ सीरम बचा था। मैं देखना चाहता था कि सू च्यूहान आखिर उसे किसे बचाने के लिए चुनेगी। विस्फोट की आवाज सुनकर चारों ओर से जॉम्बियों की कई सेनाएं उमड़ पड़ी। मैं दोनों घायलों को लेकर गठबंधन के तीसरे क्षेत्र में पहुंचा। हंगामा मच गया। खासतौर पर 5वें स्तर की एस ग्रेड शक्तिधारी सू च्यूहान की यह हालत देखकर सभी हैरान रह गए। गठबंधन के अध्यक्ष छिन फेंक गंभीर स्वर में बोले, आखिर तुम तीनों के साथ हुआ क्या था? अगर तुम लोगों ने जॉम्बी किंग को उकसाया ना होता तो वह इस तरह उन्मादी नहीं होता। मैंने शांत स्वर में पूरी घटना बता दी कि कैसे लू चुआन ने लालच में आकर जॉम्बी किंग को उकसाया था। साथ ही मैंने अपने रिकॉर्डर की फुटेज भी सबको दिखाई। हाँ, उसमें वह हिस्सा नहीं था जहां मैंने जॉम्बी किंग को उन्माद बढ़ाने वाली दवा दी थी, क्योंकि उसके बाद मैं जानबूझकर उसके हमले से उड़ गया था और रिकॉर्डर बंद हो चुका था। वीडियो देखने के बाद छिन फेंक का गुस्सा फूट पड़ा। उनकी कनपटी की नसें उभर आईं। उनकी आंखों में ऐसा क्रोध था जैसे वे लू चुआन को उसी समय टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आखिर सू च्यूहान उनकी सबसे प्रिय शिष्या थी। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने दोनों का इलाज किया। धीरे धीरे दोनों को होश आ गया। सू च्यूहान के होश में आते ही पहला सवाल था, लू चुआन कहाँ है? वह कैसा है? जब उसने लू चुआन को देखा तभी उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसका कटा हुआ हाथ दर्द से धड़क उठा। वह होंठ भींचे रही, मगर दर्द की एक भी चीख नहीं निकाली। छिन फेंक गुस्से से गरजे, सू च्यूहान, इस हालत में भी तुम्हें उसी लू चुआन की चिंता है? अगर उस निकम्मे ने जॉम्बी किंग को न उकसाया होता तो तुम्हारी यह हालत कभी नहीं होती। सिर्फ तुम्हारा हाथ ही नहीं गया, बल्कि तुम्हारे शरीर में फैला जॉम्बी वायरस धीरे धीरे तुम्हारी सारी शक्तियां भी खत्म कर देगा। यह सुनते ही सू च्यूहान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। फिर उसने मेरी ओर घूरते हुए गुस्से से कहा, चेन, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने जॉम्बी किंग को रोक लिया होता तो मेरी यह हालत कभी नहीं होती। तुमने लड़ाई के बीच अपने साथियों को छोड़ दिया। तुम गद्दार हो। गुरुजी, जल्दी इस गद्दार चेन ये को गिरफ्तार कीजिए। मैं अभी जवाब भी नहीं दे पाया था कि आसपास खड़े लोग भी बोलने लगे। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही आसपास खड़े लोग यह सब देखकर भड़क उठे। यह सू च्यूहान कितनी बेशर्म है। अगर चेन ये अपनी जान
जोखिम में डालकर इन्हें वापस न लाता तो ये दोनों कब के मर चुके होते। सही कहा, बिल्कुल एहसान फरामोश है। मेरी मानो तो चेन ये को इन्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। सबको पता है कि लू चुआन ने अपनी औकात से बढ़कर ज़ॉम्बी किंग को उकसाया था। भीड़ की नजरें बार बार सू च्यूहान और लू चुआन पर जा रही थीं। तभी किसी ने अचानक कहा, तुम लोगों को नहीं लगता कि सू च्यूहान और लू चुआन के बीच कुछ चल रहा है? दूसरा तुरंत बोला, अब पता चला, अंधा भी देख सकता है। वीडियो में भी वह हर समय लू चुआन का ही पक्ष ले रही थी। होश में आते ही सबसे पहले उसी को ढूंढने लगी। अब ऊपर से चेन ये पर ही दोष मढ़ रही है। वाह, तीसरे क्षेत्र की तथाकथित देवी। मंगेतर सामने खड़ा है और उसे छोड़कर दूसरे आदमी का साथ दे रही है। ये बातें सुनकर सू च्यूहान का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वह जल्दबाजी में सफाई देने लगी, मैं तो लू चुआन को सिर्फ छोटे भाई की तरह मानती हूँ। तुम लोग कैसी बेकार बातें कर रहे हो? फिर उसने मेरी ओर देखा, चेन ये इन्हें चुप कराओ। लेकिन भीड़ का मजाक और तेज हो गया। सगा भाई है क्या? मुझे तो लगता है इसे चेन ये रास्ते का कांटा लगता था, इसलिए जानबूझकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरी ओर अस्पताल के बिस्तर पर लेटा लू चुआन घबराकर चादर कसकर पकड़ चुका था। उसने जल्दी से कहा, मेरे और बहन सू के बीच सच में कुछ नहीं है। यह कहते हुए उसने मेरी ओर जहरीली नजर से देखा। मैं बस ठंडी हंसी हंसा। उसे अब तक यह एहसास हो चुका होगा कि उसकी तीसरी मेरिडियन ऊर्जा नाड़ी मैंने नष्ट कर दी है। लेकिन यहाँ इतने लोग मौजूद थे कि वह अपनी जांच भी नहीं कर सकता था और न ही मुझ पर आरोप लगा सकता था, वरना उसकी बेइज्जती सबके सामने हो जाती। गठबंधन अध्यक्ष छिन फेंक का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोले, सू च्यूहान, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम मेरी सबसे प्रिय शिष्या थी, लेकिन एक लड़के के लिए तुमने न केवल अपना भविष्य बर्बाद कर लिया बल्कि मेरे नाम पर भी दाग लगा दिया। सू च्यूहान कांप उठी। वह जल्दी से बोली, गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। फिर उसने हिचकते हुए पूछा, आपके पास आखिरी लाइफ सीरम अभी भी है ना? क्या वह मुझे मिल सकता है? यह सुनकर मैं भीतर ही भीतर मुस्कुरा उठा। पूरे न्याय गठबंधन के 3 सुरक्षित क्षेत्रों में लाइफ सीरम उपलब्ध था, लेकिन तीसरे क्षेत्र की प्रयोगशाला डार्क अलायंस द्वारा नष्ट कर दी गई थी, इसलिए यहाँ अब केवल एक आखिरी लाइफ सीरम बचा था। यह बात सिर्फ गठबंधन अध्यक्ष और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को ही पता थी। सू च्यूहान को इसका पता होना असंभव था। इसका मतलब साफ था, समय पलटने के बाद वह भी अपने पिछले जन्म की यादें साथ लेकर लौटी थी। छिन फेंक भी ये समझ गए। उन्होंने कुछ पल तक सू च्यूहान को घूर कर देखा। आखिरकार अपने पुराने स्नेह के कारण उन्होंने आखिरी लाइफ सीरम उसे दे दिया, लेकिन सीरम हाथ में आते ही सू च्यूहान दुविधा में पड़ गई। मैं मुस्कुराया और बोला, सू च्यूहान, लाइफ सीरम तो सिर्फ एक है। तुम और लू चुआन दोनों ही संक्रमित हो। तुम लू चुआन को मरने के लिए तो नहीं छोड़ोगी, है ना? मेरी बात सुनकर उसने सीरम को और कसकर पकड़ लिया। मैं मन ही मन हंसा। छिन फेंक के डंडे के जोरदार प्रहार से जमीन मकड़ी के जाले जैसी दरारों से भर गई। वह गुस्से से गरजते हुए बोले, तुम लू चुआन को बचाना चाहती हो, लेकिन उसकी कीमत पर चेन ये को बर्बाद कर देना चाहती हो। क्या तुम्हें पता भी है कि अगर चेन ये 6ठे स्तर तक पहुंच गया तो वह तीसरे क्षेत्र के इतिहास का पहला 6ठे स्तर का SSS रैंक शक्तिधारी होगा। उस समय सिर्फ ज़ॉम्बी किंग ही नहीं बल्कि ज़ॉम्बी सम्राट तक से लड़ने की क्षमता उसके पास होगी। तब हमारा तीसरा क्षेत्र सबसे कमजोर सुरक्षित क्षेत्र नहीं रहेगा, वह पूरे तीसरे क्षेत्र की उम्मीद है। अगर वह नष्ट हो गया तो भविष्य में ज़ॉम्बियों की लहरों से कौन लड़ेगा? डार्क अलायंस का सामना कौन करेगा? और तुम सिर्फ इस लड़के के लिए उसका एबिलिटी क्रिस्टल निकालना चाहती हो? क्या तुम्हारे पास जरा भी समझ नहीं है? छिन फेंक भले ही स्वयं 6ठे स्तर के SS रैंक शक्तिधारी थे, लेकिन उनकी उम्र बढ़ चुकी थी। उन्हें महसूस होने लगा था कि अब वे पहले जितने सक्षम नहीं रहे। उन्हें भी नहीं पता था कि वे और कितनी बार ज़ॉम्बियों की लहरों का सामना कर पाएंगे। सू च्यूहान का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। वह कमजोरी से जमीन पर बैठ गई। मैंने शांत स्वर में कहा, सू च्यूहान, अगर तुम लू चुआन को इतना ही बचाना चाहती हो तो लाइफ सीरम उसे ही दे दो, या फिर क्या वह तुम्हारे लिए उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है? मैं अच्छी तरह जानता था कि वह लू चुआन को लेकर इतनी भावुक क्यों थी। हालांकि लू चुआन को तीसरे क्षेत्र में आए सिर्फ 3 साल हुए थे, लेकिन उसका चेहरा लगभग हूबहू शेन मो जैसा था। शेन मो, मैं, सू च्यूहान और शेन मो, हम तीनों बचपन के दोस्त थे। शेन मो बेहद हंसमुख और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे हमेशा शहर के बाहर जाकर रोमांच करना पसंद था। इसके विपरीत मैं बचपन से ही शांत और कम बोलने वाला था, इसलिए सू च्यूहान हमेशा शेन मो के साथ ही रहती थी। हर कोई समझता था कि वह उससे प्रेम करती है। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं अपने प्यार को हमेशा अपने दिल में ही दबाकर रखता रहा। गठबंधन का नियम था कि 18 वर्ष की आयु से पहले किसी को भी सुरक्षित शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 17 वर्ष की उम्र में शेन मो सू च्यूहान को लेकर चोरी छिपे एक साहसी दल के साथ बाहर निकल गया। पहली बार शहर से बाहर निकले दोनों रोमांच में इतने खो गए कि खतरे का ध्यान ही नहीं रहा। वे अनजाने में अत्यंत खतरनाक क्षेत्र में पहुंच गए। सू च्यूहान को बचाने के लिए शेन मो पीछे रुक गया और ज़ॉम्बियों की भीड़ ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी मौत ने सू च्यूहान को पूरी तरह तोड़ दिया। वह कई महीनों तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल सकी। गठबंधन में वयस्क होने पर युवाओं की सगाई कर दी जाती थी। मानव जाति की संख्या बनाए रखने के लिए विवाह की कानूनी उम्र भी 18 वर्ष कर दी गई थी। आखिरकार सू च्यूहान ने मुझसे सगाई कर ली, लेकिन उसने शादी की तारीख कभी तय नहीं की। मैं उसके दिल का दर्द समझता था, इसलिए मैंने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। इन वर्षों में मैंने हमेशा उसकी हर इच्छा पूरी की। हर मिशन से जो भी कीमती चीज मिलती सबसे
सबसे पहले उसी के लिए लाता, लेकिन अंत में उसी के हाथों मेरी मौत हुई। सू च्यूहान ने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में इतनी नफरत थी मानो वह मुझे अभी टुकड़े टुकड़े कर दे। मैं मन ही मन हंसा। वह हमेशा की तरह सब कुछ चाहती थी, अपनी जान भी बची रहे और लू चुआन भी उसके साथ रहे। जैसे पहले मेरी दी हुई सारी चीजें भी लेती थी और लू चुआन के साथ नजदीकियां भी बनाए रखती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, सू च्यूहान अभी भी क्या सोच रही हो? अगर तुम्हारे प्यारे लू चुआन को अभी सीरम नहीं मिला तो वह ज़ॉम्बी बन जाएगा। मेरी बात सुनकर सबकी नजरें लू चुआन पर चली गईं। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थीं। सू च्यूहान ने दांत भींचे और बिना एक पल गंवाए आखिरी लाइफ सीरम लू चुआन को लगा दिया। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। कई लोग मेरी ओर देखने लगे। मैं हंस पड़ा। सू च्यूहान, लगता है तुम्हारी नजर में लू चुआन की जान अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैंने सबके सामने ऊंची आवाज में घोषणा की, आज से मैं चेन ये सू च्यूहान के साथ अपनी सगाई यहीं समाप्त करता हूँ। तुम दोनों पति पत्नी बन पाओ या नहीं यह तो नहीं जानता, लेकिन बहन भाई बनने का नाटक जरूर जारी रखना। सू च्यूहान ने अविश्वास से मेरी ओर देखा। चेन ये, इतनी सी बात पर तुम मुझसे सगाई तोड़ना चाहते हो? मैंने व्यंग्य से कहा, क्या बात है, तुम सगाई तोड़ना नहीं चाहती? क्या तुम्हें अपने लू चुआन की भावनाओं की चिंता नहीं है? मेरी बात उसके दिल पर सीधा वार थी। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। फिर उसने लू चुआन का उदास चेहरा देखा और तुरंत निर्णय ले लिया, ठीक है, सगाई टूटनी है तो टूट जाए, लेकिन याद रखना भविष्य में अगर तुम घुटनों के बल आकर भी मुझसे शादी की भीख मांगोगे तब भी मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका था। मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो तुम्हें और लू चुआन को जीवन भर साथ रहने की शुभकामनाएं। इतना कहकर मैं वहां से चला गया। अपने कमरे में लौटकर मैंने तुरंत एकांत साधना शुरू कर दी। पिछले जन्म में मैंने केवल एक ज़ॉम्बी किंग के ब्लड कोर से 6ठे स्तर तक सफलता प्राप्त कर ली थी। इस बार मेरे पास 2 ब्लड कोर थे। मैं जानना चाहता था कि इस बार मेरी ताकत कहां तक पहुंचेगी। 1 सप्ताह बाद मैं सफलतापूर्वक 6ठे स्तर के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच गया। अब 7वें स्तर, जहां मनुष्य देवतुल्य बन जाता है, से मैं केवल 1 कदम दूर था। इन दिनों मैंने सुना कि सू च्यूहान की हालत लगातार बिगड़ रही थी। अगर वह 5वें स्तर की शक्तिधारी न होती तो अब तक ज़ॉम्बी बन चुकी होती। अब हर समय लोग उस पर नजर रखते थे, क्योंकि अगर वह सचमुच ज़ॉम्बी बन जाती तो उसे तुरंत मार दिया जाता। एक दिन सू च्यूहान ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला और उसे देखकर कुछ पल के लिए चौंक गया। पहले उसकी सुंदरता की तुलना स्वर्ग की अप्सरा से की जाती थी, लेकिन अब उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी, बाल बेजान हो गए थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। मुझे देखते ही उसने गुस्से में पूछा, चेन ये, लू चुआन इन दिनों मुझसे दूर दूर क्यों भाग रहा है? क्या तुमने उससे मेरे बारे में कुछ कहा है? तुम इतने छोटे दिल के क्यों हो? क्या तुम्हें हम दोनों का साथ देखना बिल्कुल पसंद नहीं? हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा। अगर तुम्हें जलन भी हो तो उसकी भी एक हद होती है। मैं दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया और उसकी ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, सू च्यूहान, तुम्हें सच में लगता है कि लू चुआन जैसा इंसान किसी के बहकावे का मोहताज है? वह गुस्से से कांपने लगी। अगर तुमने नहीं किया तो और किसने किया? पहले भी तुम हमेशा उसी के खिलाफ रहते थे, अब भी जानबूझकर हमारे रिश्ते में दरार डालना चाहते हो। चेन ये, तुम इतने बचकाने कब तक बने रहोगे? मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सू च्यूहान, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आज की हालत देखकर भी लू चुआन तुम्हें अपनाएगा? अगर तुम्हें जल्दी लाइफ सीरम नहीं मिला तो तुम देर सबेर ज़ॉम्बी बन जाओगी। उसके बाद क्या तुम्हें लगता है कि लू चुआन तुम्हारे साथ रहेगा? मेरी बात उसके सबसे गहरे घाव पर लगी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। वह बुदबुदाई, नहीं, मैं ज़ॉम्बी नहीं बनूंगी, कभी नहीं। गुरुजी जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। इतना कहकर उसने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। सू च्यूहान ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, चेन ये, तुम्हारे पास अभी भी कोई उपाय है ना? अगर तुम अपना एबिलिटी क्रिस्टल मुझे दे दो तो मैं लाइफ सीरम आने तक जिंदा रह सकती हूँ। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने उसे एक जोरदार लात मारकर दरवाजे के बाहर फेंक दिया। वह बाहर खड़ी होकर लगातार दरवाजा पीटती रही। शोर सुनकर पड़ोसी भी बाहर निकल आए और तमाशा देखने लगे। बेइज्जती से बचने के लिए सू च्यूहान दांत भींचकर वहां से चली गई। उसी दोपहर तीसरे क्षेत्र के अध्यक्ष छिन फेंक ने मुझे, सू च्यूहान और लू चुआन को एक नया मिशन सौंपा। दूसरे क्षेत्र से आपातकालीन रूप से 100 लाइफ सीरम भेजे गए थे। हमें तय स्थान पर जाकर उन्हें सुरक्षित वापस लाना था। ज़ॉम्बी प्रलय को 100 साल बीत चुके थे। हर सुरक्षित क्षेत्र में ऊर्जा की भारी कमी थी, इसलिए विमान केवल अत्यंत आपात स्थिति में ही उपयोग किए जाते थे। लाइफ सीरम जैसी चीजें आमतौर पर बख्तरबंद गाड़ियों से ही लाई जाती थीं। रास्ते में किसी ने कहा, लगता है सू च्यूहान की ताकत लगातार गिर रही है। ज़ॉम्बी वायरस उसकी शक्ति को धीरे धीरे खा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही उसकी रैंक और नीचे गिर जाएगी। यह सुनते ही लू चुआन का चेहरा घबरा गया। उसने नजरें चुराकर सू च्यूहान की ओर देखने से भी बचा। सू च्यूहान भी उदास हो गई, लेकिन कुछ देर बाद लू चुआन उसे मीठी बातें करके फिर से बहलाने लगा और दोनों पहले की तरह घनिष्ठ हो गए। कुछ समय बाद हम तय स्थान पर पहुंच गए। दूसरे क्षेत्र की एस्कॉर्ट टीम ने हमारे दल का स्वागत किया और दोनों पक्षों के कप्तानों ने हाथ मिलाया। उन्हें देखते हुए मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। डार्क अलायंस भी इंसानों का ही संगठन था, लेकिन उनकी सोच पूरी तरह अलग थी। जस्टिस अलायंस का उद्देश्य सामान्य लोगों की रक्षा करना था, ताकि मानव जाति जीवित रह सके और एक दिन ज़ॉम्बी वायरस को पूरी तरह समाप्त कर अपने पुराने संसार को वापस पा सके।
लेकिन डार्क अलायंस का लक्ष्य साधारण लोगों को गुलाम बनाकर केवल शक्तिधारियों का साम्राज्य स्थापित करना था। वापसी के रास्ते में सू च्यूहान ने तुरंत लाइफ सीरम निकाल लिया। वह उसे खुद को लगाने ही वाली थी कि लू चुआन ने उसे रोक दिया। मैंने पहले भी देखा है, लाइफ सीरम लगाने के बाद कुछ समय तक इंसान पूरी तरह लड़ने लायक नहीं रहता। अगर रास्ते में कोई हमला हो गया तो बहुत खतरा होगा। सीरम मुझे दे दो, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। सू च्यूहान को उसकी बात सही लगी। उसने सीरम वापस डिब्बे में रख दिया। लू चुआन ने वह डिब्बा अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसकी आंखें बार बार खिड़की के बाहर कुछ तलाश रही थीं। मैं गाड़ी चलाते हुए चुपचाप उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। अचानक दूर से एक मिसाइल हमारी ओर उड़ती हुई आई। मेरा चेहरा बदल गया। मैं जोर से चिल्लाया, सावधान डार्क अलायंस। अगले ही पल धड़ाम, मिसाइल सीधे हमारी बख्तरबंद गाड़ी से टकराई। गाड़ी 7-8 बार पलटती हुई जाकर रुकी। भीषण विस्फोट से ऐसा लगा मानो कान के पर्दे फट जाएंगे। बाहर काले युद्धक वस्त्र पहने लगभग 15 लोग ऑटोमेटिक राइफलों से लगातार गोलियां बरसा रहे थे। उनकी बाहों पर लाल आग का निशान बना हुआ था। यही डार्क अलायंस का प्रतीक था। गोलियां बारिश की तरह गाड़ी पर बरस रही थीं। लोहे के टुकड़े चारों ओर उड़ रहे थे। मैंने लू चुआन की बनावटी घबराहट देखी और मन ही मन मुस्कुरा दिया। तुम लोग निकलो, मैं इन्हें रोकता हूँ। इतना कहकर मैंने गाड़ी का दरवाजा लात मारकर तोड़ा और बिजली की गति से बाहर निकल गया। हालांकि सबको मेरी ताकत अभी भी 5वें स्तर की ही लग रही थी, लेकिन वास्तव में मैं हवा और समय दोनों शक्तियों का स्वामी था। मेरी गति इतनी तेज थी कि मैदान में केवल मेरी परछाइयां दिखाई दे रही थी। दुश्मनों की कोई भी गोली मुझे छू तक नहीं पा रही थी। कुछ ही सेकंड में मैं उनके पीछे पहुंच गया। मेरे हाथ में प्रकाश तलवार चमक उठी। हवा की शक्ति उसके चारों ओर घूमने लगी। पहले सैनिक को कुछ समझ ही नहीं आया। वह मुड़ भी नहीं पाया था कि उसकी गर्दन कट चुकी थी। उसका खून रेत पर गिरते ही गर्म तलवार की ऊर्जा से भाप बन गया। बाकी सैनिक मेरी परछाइयों पर गोलियां चलाते रहे, लेकिन मैं हर पल अपनी जगह बदल चुका था। समय की शक्ति सक्रिय होते ही मेरे लिए पूरी दुनिया मानो धीमी पड़ गई। हर गोली का रास्ता मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैं सैकड़ों गोलियों के बीच से बिना खरोंच निकल गया। मेरी तलवार बार बार चमकी। एक एक करके डार्क अलायंस के सारे सैनिक जमीन पर गिरते गए। कुछ ही पलों में सभी मारे जा चुके थे। जब मैं वापस गाड़ी की ओर लौटा तो वहाँ पूरा इलाका बर्फ से जम चुका था। नीली बर्फ गाड़ी की दरारों से बाहर तक फैल रही थी। शीशों पर मोटी बर्फ जम चुकी थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं तुरंत गाड़ी की ओर दौड़ा। सू च्यूहान और लू चुआन दोनों गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन लाइफ सीरम का डिब्बा गायब था। मैं मन ही मन हंसा। आखिरकार इस लड़के ने अपनी असली चाल चल ही दी। लेकिन सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। मैंने गुस्से का नाटक करते हुए लू चुआन की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। वह घबराकर चिल्लाया, नहीं नहीं भाई चेन, मैंने नहीं लिया। अभी एक 5वें स्तर का शक्तिधारी आया था। जब आप बाहर लड़ रहे थे उसी ने सीरम लूट लिया। मैं और बहन सू उसे रोक नहीं पाए। सू च्यूहान तुरंत दौड़कर आई और मेरा हाथ छुड़ाने लगी। चेन, ये क्या तुम उसे मार डालोगे? लू चुआन ने जानबूझकर सीरम नहीं खोया। तुम आखिर कर क्या रहे हो? उसे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने उसकी ओर देखकर मन ही मन सोचा, यह बेवकूफ औरत अभी तक लू चुआन का असली चेहरा नहीं पहचान पाई। मैंने ठंडे स्वर में कहा, ज़ॉम्बी बनने वाली तुम हो, मैं नहीं। धीरे धीरे सड़ने का इंतजार करो। फिर मैंने लू चुआन की ओर झुककर धमकी दी, अगर मुझे जरा भी सबूत मिल गया कि यह सब तुम्हारी चाल थी तो मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहकर मैंने उसे नीचे फेंक दिया। लू चुआन जमीन पर गिरते ही जोर जोर से खांसने लगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए घातक नफरत चमकी, लेकिन अगले ही पल उसने उसे छिपा लिया। तीसरे क्षेत्र में लौटने के बाद अध्यक्ष छिन फेंक बेहद क्रोधित हो गए। गुस्से में तो वह हम तीनों को गोली मार देने तक को तैयार थे। काफी देर तक वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें शांत किया। आखिरकार उन्होंने हमें छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मुझे अकेले अपने पास रोक लिया। कुछ देर तक वे मेरी आंखों में देखते रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, चेन, ये 1 साल पहले मेडिकल रिसर्च लैब पर हमला हुआ था और इस बार दुश्मन को हमारी वापसी का रास्ता भी पहले से पता था। अब मुझे यकीन होने लगा है गठबंधन के भीतर कोई गद्दार जरूर मौजूद है और मुझे शक है वह लू चुआन हो सकता है। छिन फेंक ने गंभीर स्वर में कहा। वह उस समय सुरक्षा दल के सदस्यों में से एक था। पिछले 2 दिनों में मैंने गुप्त रूप से सभी संबंधित लोगों की जांच करवाई। कुछ समय के लिए केवल लू चुआन ही अपनी निर्धारित जगह से गायब हुआ था। अगर तुमने मुझे पहले सावधान न किया होता तो शायद मुझे कभी उस पर शक ही न होता। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखें लाल थीं और उनमें थकान साफ दिखाई दे रही थी। स्पष्ट था कि पिछले कुछ दिनों से वे लाइफ सीरम और पूरे गठबंधन की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंतित थे। उन्होंने दराज से एक फाइल निकालकर मेरे सामने रखी। यह लू चुआन की पूरी फाइल है। 3 साल पहले जब वह गठबंधन में शामिल हुआ था तब उसकी पहचान से जुड़ी कई जानकारियों की पुष्टि नहीं हो सकी थी। हाल ही में जब मैंने सभी शक्तिधारियों की फाइलें दोबारा जांचने का आदेश दिया तभी यह बात सामने आई। फिर मेडिकल रिसर्च लैब में हुए विस्फोट वाले दिन की निगरानी फुटेज देखने के बाद मेरा शक और गहरा हो गया। मैंने शांत स्वर में पूछा, इस बार लाइफ सीरम की खेप लेने के मिशन की जानकारी क्या किसी और के पास भी हो सकती थी? छिन फेंक ने दृढ़ता से सिर हिलाया। असंभव। दूसरे क्षेत्र की एस्कॉर्ट टीम में मेरे अपने विश्वसनीय लोग भेष बदलकर शामिल थे। वे वर्षों से मेरे साथ हैं। वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। इस मिशन की जानकारी केवल 3 लोगों को थी, तुम, सू च्यूहान और लू चुआन। तुम और सू च्यूहान को मैंने बचपन से बड़ा होते देखा है, इसलिए सबसे बड़ा संदिग्ध केवल लू
लू चुआन है। बात समाप्त होने पर उन्होंने मेज से एक लाइफ सीरम उठाकर मेरी ओर बढ़ाया। चेन ये, मैं सू च्यूहान से पूरी तरह निराश हो चुका हूँ। ये आखिरी लाइफ सीरम उसे देना है या नहीं, इसका फैसला तुम करो। तुम जो भी निर्णय लोगे मैं उसका समर्थन करूंगा। मैंने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैंने सावधानी से लाइफ सीरम रख लिया और वहाँ से चला गया। 3 दिन बाद सू च्यूहान लगभग जॉम्बी बनने की कगार पर पहुंच चुकी थी। अगर उसे लाइफ सीरम नहीं मिला तो वह 1 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकती थी। अब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी। साथ ही उसे पहली बार लू चुआन पर भी शक होने लगा। अगर उसने उस दिन आखिरी लाइफ सीरम लू चुआन को न दिया होता तो आज उसकी यह हालत न होती। अगर लू चुआन ने जॉम्बी किंग को उकसाया ही न होता तो वह कभी संक्रमित भी नहीं होती। उसे बख्तरबंद गाड़ी की वह घटना याद आई जब वह खुद लाइफ सीरम लगाने वाली थी। तब लू चुआन ने उसे रोककर कहा था कि अभी इंजेक्शन लगाने से कुछ समय के लिए लड़ने की शक्ति खत्म हो जाएगी। उस समय उसे लगा था कि वह उसकी भलाई चाहता है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे सीरम उसे सौंप दिया। फिर उसे वह पल याद आया जब चेन ये ने सीरम गायब होने पर लू चुआन का गला पकड़ लिया था और वह खुद दौड़कर लू चुआन की रक्षा करने लगी थी। धिक्कार है। सू च्यूहान कमरे के कोने में सिकुड़कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। पछतावे ने आखिरकार उसके दिल को पूरी तरह भर दिया। उसी समय लू चुआन उसके कमरे में आया। उसने बनावटी चिंता दिखाते हुए उसे गले लगाया और बोला, सू च्यूहान, ये सब मेरी गलती है। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन चिंता मत करो। मैंने दूसरे क्षेत्र में अपने एक दोस्त से संपर्क किया है। वह हमारे लिए एक लाइफ सीरम लेकर आया है। आज रात हम दोनों उत्तर द्वार पर जाकर उसे ले आएंगे। यह सीरम चोरी छिपे लाया गया है। इस बात का किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। सू च्यूहान ने अपनी सारी शंकाएं एक पल में भुला दी। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। उसने बिना सोचे उसकी बात मान ली। सू च्यूहान बचपन से तीसरे क्षेत्र में पली बढ़ी थी, इसलिए उसे उत्तर द्वार का सुरक्षा कोड पता था। रात होते ही उसने चुपचाप कोड डालकर उत्तर द्वार खोल दिया, लेकिन दरवाजा खुलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहाँ तक नजर जाती थी हजारों की संख्या में डार्क अलायंस के शक्तिधारी खड़े थे। ये कोई दोस्त नहीं था, ये तो पहले से रचा गया जाल था। लू चुआन पूरे तीसरे क्षेत्र को डार्क अलायंस के हाथों बेच चुका था। सू च्यूहान गुस्से और सदमे से कांप उठी। लू चुआन, तुम डार्क अलायंस के आदमी हो? उसकी आवाज पछतावे और निराशा से भर गई। उसके माता पिता डार्क अलायंस के हाथों मारे गए थे। आज भी उन्हें खून से लथपथ पड़ा हुआ वह साफ देख सकती थी। और अब उसी ने अपने हाथों से दुश्मनों के लिए तीसरे क्षेत्र का दरवाजा खोल दिया था। वह रोते हुए चिल्लाई, धोखेबाज, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसे आखिर समझ आ गया था कि पिछले जन्म में उसने किस धोखेबाज के लिए उस इंसान की हत्या कर दी थी जो उसे सबसे अधिक प्रेम करता था। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। लू चुआन, मर जाओ। वह पागलों की तरह उसकी ओर झपटी और उसकी बाह पकड़ ली, लेकिन अब उसकी शक्ति पहले स्तर तक गिर चुकी थी। वह एक साधारण इंसान से थोड़ी ही अधिक ताकत रखती थी। लू चुआन ने उसे एक लात मारी और वह दूर जाकर गिर पड़ी। काफी देर तक वह उठ भी नहीं सकी। अब लू चुआन के चेहरे से सारी बनावटी मासूमियत गायब हो चुकी थी। उसने हंसते हुए कहा, सू च्यूहान, मुझे दोष मत दो। अगर किसी को दोष देना है तो अपनी मूर्खता को दो। हा हा हा। अब अपनी आंखों से देखो कि तीसरे क्षेत्र का अंत कैसे होता है। उसके इतना कहते ही डार्क अलायंस के हजारों शक्तिधारी बांट की तरह शहर के भीतर घुस आए। सू च्यूहान जमीन पर पड़ी रही। हर कोई उसे घृणा और उपहास की नजर से देख रहा था। जब सभी दुश्मन भीतर प्रवेश कर चुके, मैं चुपचाप उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे देखते ही उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वह घबरा कर चिल्लाई, चेन ये, जल्दी जाओ, डार्क अलायंस शहर में घुस चुका है। अगर देर हुई तो सब मर जाएंगे। मैं धीरे धीरे उसके सामने झुक गया और ठंडी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, सच? लेकिन उन्हें शहर के भीतर आने दिया किसने? अगर तीसरे क्षेत्र के सभी लोग मर गए तो इसका सबसे बड़ा अपराधी कौन होगा? मैंने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, सू च्यूहान, पिछले जन्म में तुमने इसी गद्दार लू चुआन का बदला लेने के लिए मुझे अपने हाथों से मार डाला था। अब बताओ, क्या तुम्हें अपने फैसले पर संतोष है? मेरी बातें सुनते ही वह बिजली गिरने की तरह कांप उठी। उसने अविश्वास से मेरी ओर देखा। तुम्हें भी पिछले जन्म की यादें हैं? मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, ऊंचाई से उसकी ओर देखते हुए बोला, हाँ सू च्यूहान, तुमने एक डार्क अलायंस के जासूस के लिए मुझे मार डाला। तुमने तीसरे क्षेत्र की आखिरी उम्मीद को अपने हाथों खत्म कर दिया और अब तुमने अपने ही हाथों पूरे तीसरे क्षेत्र का विनाश भी कर दिया। क्या अब तुम्हें संतोष मिला? मेरे हर शब्द ने उसके दिल को चीर दिया। उसे याद आने लगा, मैं हमेशा सबसे अच्छी चीज सबसे पहले उसे देता था। हर बार उसकी गलतियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता था। बार बार मौत के मुंह से उसे बचा कर लाता था। लेकिन पिछले जन्म में मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर उसी ने बिना एक पल सोचे मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया था। वह जमीन पर गिरी कांप रही थी। दर्द, पछतावा और जॉम्बी वायरस तीनों उसके शरीर को भीतर से तोड़ रहे थे। सू च्यूहान का पूरा शरीर कांप रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो चेन ये, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सच में नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था कि वह डार्क अलायंस का जासूस था। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गई और बार बार अपना सिर जमीन से टकराने लगी। मैं गलत थी चेन ये, मैं सच में गलत थी। वह लगातार यही शब्द दोहराती रही। उसकी आवाज में केवल पछतावा और निराशा बची थी। मैंने धीरे से अपनी जेब से लाइफ सीरम निकाला और उसकी ओर देखते हुए कहा, सू च्यूहान, असल में लाइफ सीरम बहुत पहले ही आ चुका था। अध्यक्ष छिन फेंक ने कहा था कि तुम्हें देना है या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा।
करूंगा। जैसे ही उसकी नजर सीरम पर पड़ी, उसकी बुझ चुकी आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक लौट आई। वह पूरी ताकत से मेरी ओर रेंगने लगी। सीरम, चेन ये मुझे दे दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। मुझे लू चुआन उस जानवर को अपने हाथों से मारना है। उसका दायां हाथ कांपते हुए मेरी ओर बढ़ा हुआ था। मैंने उसकी दयनीय हालत देखी, लेकिन मेरे मन में जरा भी दया नहीं जगी। मैंने उसी के सामने लाइव सीरम अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। लाइव सीरम केवल ज़ॉम्बी वायरस का इलाज ही नहीं करता था, उसमें मौजूद विशेष जीवन ऊर्जा शरीर की क्षमता को भी कई गुना बढ़ा देती थी। जैसे ही दवा मेरे शरीर में पहुंची, मुझे महसूस हुआ कि मेरी शारीरिक शक्ति तेजी से बढ़ रही है। हवा और समय दोनों शक्तियां पहले से कहीं अधिक सक्रिय हो गईं। सू च्यूहान का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी आंखें अविश्वास और निराशा से फैल गईं। अगले ही पल वह पागलों की तरह चीख उठी, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? मुझे दे दो चेन, ये मुझे दे दो। तुम्हारी मौत बुरी होगी। मैंने खाली शीशी जमीन पर फेंक दी, फिर शांत स्वर में कहा, यहीं पड़े पड़े सड़ती रहो। इतना कहकर मैं एक छलांग में वहां से गायब हो गया। उसके पीछे केवल उसकी चीखें गूंजती रहीं। माँ, तीसरे क्षेत्र के बाहर एक विशाल युद्ध शुरू हो चुका था। मेरी योजना के अनुसार डार्क अलायंस पूरी तरह हमारे जाल में फंस चुका था। अचानक पूरे शहर में चेतावनी का सायरन गूंज उठा। डार्क अलायंस का सेनापति, 6ठे स्तर का एसएसएस रैंक बिजली शक्तिधारी रेनो जोर से गरजा, पीछे हटो। लेकिन उसी क्षण जस्टिस अलायंस की संयुक्त सेना ने हमला शुरू कर दिया। ऊर्जा किरणें, विस्फोटक मिसाइलें और शक्तिधारियों के लिए विशेष दमनकारी हथियार बारिश की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। हर तरफ धमाके, चीखें और ढहती इमारतों की आवाजें गूंजने लगीं। डार्क अलायंस के सैनिक पूरी तरह घबरा गए। युद्धपोत आसमान से गिरने लगे। आग की लपटों ने पूरे आकाश को लाल कर दिया। माँ, रेनो ने अपनी बिजली की ढाल खड़ी करके मुख्य हमले को रोक लिया, लेकिन तभी मैं आकाश से उतर पड़ा। मेरे हाथ में अध्यक्ष छिन फेंक द्वारा दिया गया पवित्र होली लाइट तलवार चमक रही थी। रेनो ने दहाड़ते हुए बिजली का विशाल अजगर मेरी ओर छोड़ा, लेकिन मेरे समय नियंत्रण के सामने उसकी गति बेहद धीमी थी। मैंने एक ही बार में उस बिजली के अजगर को 2 हिस्सों में काट दिया। फिर मेरी तलवार सीधे उसकी बिजली की ढाल को चीरती हुई उसके शरीर तक पहुंच गई। ढाल टूट गई। रेनो की आंखों में डर और निराशा भर गई। एक चमकती हुई तलवार और मैं उसके पास से निकल चुका था। कुछ पल तक पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। सभी की निगाहें मेरी ओर थीं। रेनो वहीं खड़ा रहा। फिर अगले ही पल उसका शरीर बिल्कुल बीच से 2 टुकड़ों में बंट गया। वह दोनों ओर गिर पड़ा। खून और शरीर के अंग जमीन पर बिखर गए। डार्क अलायंस का सबसे शक्तिशाली सेनापति मेरे एक ही बार में मारा गया। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण बाद तीसरे क्षेत्र से गूंजती हुई जयकार सुनाई दी, चेन ये जिंदाबाद, हम जीत गए। यह गगनभेदी जयकार सू च्यूहान के कानों तक भी पहुंची। उसका सड़ता हुआ शरीर कांप उठा। हर एक आवाज मानो उसे उसकी मूर्खता और विश्वासघात की याद दिला रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे पूरी तरह लाल हो गईं। आखिरकार वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गई। उसी क्षण मैं उसके सामने पहुंचा। हवा की धार जैसी तेज तलवार चली और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। माँ, डार्क अलायंस के 13 युद्धपोत भी जस्टिस अलायंस की तीनों सेनाओं द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। लू चुआन युद्ध के दौरान गोलियों की बौछार में मारा गया। मेरे 6ठे स्तर की चरम शक्ति तक पहुंचने की खबर मिलते ही तीनों क्षेत्रों ने अपने सभी संसाधन मेरे लिए खोल दिए। केवल 3 महीनों में मैं 7वें स्तर अर्थात देव स्तर तक पहुंच गया। पहले मानवता के लिए पूरी दुनिया से ज़ॉम्बियों का सफाया करना असंभव था, खासकर ज़ॉम्बी सम्राट जो आधुनिक हथियारों का सामना कर सकता था और जिसकी पुनर्जीवन क्षमता अत्यंत भयानक थी। लेकिन देव स्तर पर पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले उसी ज़ॉम्बी सम्राट का अंत कर दिया। उसके बाद मेरे नेतृत्व में पूरी दुनिया के सभी ज़ॉम्बियों का सफाया कर दिया गया। आखिरकार मानव जाति ने अपना खोया हुआ संसार फिर से वापस हासिल कर